नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रीति काव्य की प्रमुख उपलब्ध सामग्री, जिसमें मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य और नाटकों का परिचय हमने प्राप्त किया था। उन्हीं में से आज हम पढ़ेंगे रीति काव्य। तो रीति शब्द की व्याख्या और रीति काव्य का लक्षण। रीति शब्द की व्याख्या और रीति काव्य का लक्षण। तो संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतर्गत रीति शब्द उस काव्यांग विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे काव्य की आत्मा के रूप में घोषित करके आचार्य वामन ने उसके संबंधी एक अलग से या पृथक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति अचानक जन्म लेकर के नहीं पुष्ट होती है, ना ही किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति का अचानक पतन होता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों और परंपराओं का होना आवश्यक है। रीति काल में रीति काव्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां तो थी, इसके लिए अपेक्षित आधार रूप परंपराओं को भी संस्कृत के काव्य शास्त्र और साहित्य की दीर्घ श्रेणी में देखा जा सकता है। तो काव्य शास्त्र का आरंभ कब हुआ ये तो बताना थोड़ा कठिन है, पर इतना निश्चित है कि वैदिक काल से ही इनके विभिन्न अंगों का विकास आरंभ हो गया था और भरत के समय तक इनका इतना विकास हो चुका था कि सबको एकत्र करके वे नाट्य शास्त्र जैसे प्रामाणिक ग्रंथ की रचना कर पाए। इनके बाद भामा तक मेधाविन आदि आचार्यों ने इस दिशा में और भी योगदान दिया। बाद में स्थिति यहां तक पहुंची कि काव्य के भीतर विशिष्ट काव्य अंगों के महत्व को लेकर के अलग अलग संप्रदाय स्थापित होते गए और प्रत्येक का विकास सांप्रदायिक दृष्टि से हुआ। संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, जिसमें रस संप्रदाय, फिर है अलंकार संप्रदाय, फिर है रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय। ठीक है, इनमें परंपरा से रस संप्रदाय सबसे प्राचीन माना गया है, परंपरा के आधार पर। तो इसके जो आचार्य थे उनमें आचार्य भरत और उनके सिद्धांत के व्याख्याकार जो थे कौन कौन? लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, और कवि भोज, मम्मट,
आचार्य विश्वनाथ आदि जो परवर्ती आचार्य हैं उनका नाम लिया जा सकता है। तो इन सब ने क्या किया, भरत मुनि का जो काव्य शास्त्र है उनकी व्याख्या इन्होंने की। इन सभी आचार्यों ने उन्हीं के काव्य शास्त्र की व्याख्याएं की। ठीक है। इन्होंने रस के स्वरूप, रस का स्वरूप कैसा था, उसकी रस की सामग्री क्या है और रस के भेदादि ना, इनकी व्याख्या और विवेचन इन्होंने किया। तो प्रवृत्ति के आधार पर सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा कहा जा सकता है, रस संप्रदाय। तो काव्य में इसके रस के महत्व का प्रतिपादन करके इन्होंने रस सिद्धांत की स्थापना की। रस सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद भी कई आचार्य हुए जिन्होंने इस सिद्धांत की सूक्ष्म दृष्टि से व्याख्या करते हुए काव्य अंग के रूप में रस के स्वरूप, रस की सामग्री और उनके भेदों का विवेचन करके उसको थोड़ा आसान बनाया। तो ऐसे आचार्यों में थे भानुदत्त मिश्र, जिनका नाम विशेष रूप से आता है भानुदत्त मिश्र। तो इन्होंने अपने जो ग्रंथ है रस तरंगिणी, रस तरंगिणी और रस मंजरी, रस मंजरी, इन ग्रंथों में इन्होंने रस के स्वरूप, रस के स्वरूप और भेद, और श्रृंगार रस विशेष रूप से आलंबन नायक नायिका को जिस व्यवस्थित और सुबोध रूप में प्रस्तुत किया, उनसे जो पूर्ववर्ती ग्रंथ हैं उसमें भी ये एक दुर्लभ विषय है। फिर रस संप्रदाय के बाद आता है अलंकार संप्रदाय। तो यह रस संप्रदाय का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर या प्रतिद्वंदी कहा जा सकता है। तो इस संप्रदाय के सूत्रधार कौन थे, भरत मुनि द्वारा निरूपित। भरत मुनि ने कौन कौन से अलंकार बतलाए, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ये चार अलंकारों के कारण भरत मुनि का नाट्य शास्त्र के रचना काल में शामिल किया गया। ये नाट्य शास्त्र भरत मुनि का। तो ये सिद्धांत रूप में एक प्रकार से भामा के समय से ही प्रतिष्ठित हो गया था। तो भामा के बाद दंडी, उद्भट, रुद्रट, जयदेव आदि ने जो रसवादी अलंकारों की विवेचन करके काव्य की आत्मा के रूप में रस का तिरस्कार नहीं किया, लेकिन उसका अलंकार और अलंकार के जो भेद हैं उसके आधार पर एक काव्य
ये ग्रंथ का निरूपण किया। उसके बाद अलंकार संप्रदाय के बाद तीसरा संप्रदाय आता है रीति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य रहे वामन। रीति संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य वामन। इनसे पूर्व ही काव्यांग के रूप में रीति और उसके प्राण रूप गुणों की चर्चा होती थी। यह भामा द्वारा वैदर्भ और गौड़ नामक जो मार्ग हैं और दंडी द्वारा इन दोनों के निर्देशन से स्पष्ट है। तो भामा ने कौन सी रीति बताई? वैदर्भी और गौड़ी रीति। तो गुणों का विवेचन भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता है और दंडी और वामन का गुण विवेचन इनसे थोड़ा बहुत प्रभावित कहा जा सकता है। भामह ने 3 गुणों को विवेचन किया, लेकिन इसके अंतर्गत एक बात निश्चित है कि वामन ने शब्द और अर्थ के आधार पर गुणों का विवेचन करके वामन ने शब्द और अर्थ के आधार पर रीति के गुणों का विवेचन करके वैदर्भी गौड़ी और पांचाली नामक ये 3 रीतियों की स्थापना आचार्य वामन ने की। तो रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? प्रवर्तक आचार्य वामन। तो उन्होंने किस आधार पर रीतियों की स्थापना की? उन्होंने शब्द और अर्थ के आधार पर वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति की स्थापना की और इससे पूर्व रीति के स्वरूप की व्याख्या करके अपने सिद्धांतों को जिस प्रकार से प्रतिष्ठित किया इन्होंने, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं कहा जा सकता। फिर भी गुण रीति को काव्यांग सभी ने माना और उन्हीं के अनुसार इन दोनों की व्याख्याएं प्रस्तुत की। फिर इन्हीं को आधार मानते हुए जो राजशेखर और श्रीपद ने मैथिली और मागधी इन रीति को उन्होंने शामिल किया। फिर भोज ने अवंती नामक 2 रीतियां और जोड़ करके इनकी संख्या कहां पहुंचा दी? 6 कि एक पहली वैदर्भी, दूसरी गौड़ी, तीसरी पांचाली रीति, फिर चौथी मैथिली या मागधी और 5वीं अवंती। और एक रुद्रट ने समाज के आधार पर रीति की व्याख्या करके एक लाटी नामक चौथी रीति की परिकल्पना कर दी थी। तो इस प्रकार आचार्य वामन के बाद रुद्रट ने चौथी रीति की परिकल्पना की जिसका नाम था लाटी। और फिर 5वीं रीति कौन सी? मैथिली। ये राजशेखर ने प्रतिपादित। मैथिली या मागधी। और 6ठी रीति कौन सी? अवंती। भोज ने अवंती। तो इन्होंने इन 6 रीतियों की परिकल्पना कर ली। तो इनसे पहले भी जो आनंदवर्धन है उन्होंने रीति को काव्य के बाहरी रूप की शोभा बतला करके इनके महत्व की दृष्टि से इनको सहायक मान करके वामन के द्वारा बताई गई रीतियों के 3 रूप स्वीकार किए, जिनमें प्रमुख है वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली।
रीति संप्रदाय के बाद आता है ध्वनि संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है। हालांकि इनसे पहले भी ये सिद्धांत प्रचलित था। उन्होंने भी कहा है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुद्धेर्य सम्मानता पूर्व स्वयं व्याकरणिक विवेचन करके इन्होंने ये संकेत दिया। वहीं दूसरी ओर इनसे पहले रस, अलंकार और रीति सिद्धांतों की सम्यक रूप से परीक्षा करके इन ध्वनि में रस, अलंकार, गुण, रीति और दोष का स्थान इन्होंने निर्धारित किया। फिर है ध्वनि सिद्धांत के बाद वक्रोक्ति। वक्रोक्ति सिद्धांत। तो यह सिद्धांत अलंकार और रीति के सिद्धांतों के समान ही देहवादी था और रस और ध्वनि सिद्धांतों के समान आत्मवादी नहीं था। तो इनके प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य कुंतुक। तो ये सब आपको नाम याद रखने होंगे कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। साथ ही अलंकारों के अध्ययन के लिए जयदेव, मम्मट और विश्वनाथ अधिक लोकप्रिय रहे। उसके बाद रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन। और रीति के बाद ध्वनि संप्रदाय जिनके प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन, और उसके बाद वक्रोक्ति सिद्धांत जिसके प्रवर्तक आचार्य है कुंतक। इन्होंने काव्य का जीवित वक्रोक्ति को मानते हुए प्रतिभा पर आश्रित वैचित्र्य के रूप में इसकी परिभाषा की। तो इस प्रकार ये जो सिद्धांत है भामह द्वारा अलंकार के प्राण रूप में स्वीकार करके अर्थ और शब्द की विचित्रता वाली वक्रोक्ति और बटतोड़ द्वारा निरूपित नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा पर आधारित है। तो कुंतुक ने इसे वर्ण विन्यास से लेकर के घटना विन्यास तक बता करके इसका विस्तार काव्य के सभी रूपों में दर्शा दिया, जो सिद्धांत आगे चल करके लोकप्रिय नहीं हो पाया। और मम्मट आदि ने वक्रोक्ति को अलंकार विशेष से अधिक महत्व नहीं दिया। तो इन पांचों संप्रदायों से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके अलावा काव्य शास्त्र में एक छठा सिद्धांत जिसका आविर्भाव देखा गया वो था औचित्य सिद्धांत। इसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत औचित्य को काव्य का आधारभूत तत्व मानते हुए इनसे पहले के जो सिद्धांत हैं उसमें प्रतिपादित रस, अलंकार, गुण और रीति इनके उचित रूप से प्रयोग करके उसके बाद इन सब के समन्वय का प्रयास किया गया। इसीलिए इनमें से कोई भी ऐसी मौलिकता नहीं थी जिसकी ओर से उनके बाद के आचार्यों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित होता। तो जो बातें इसमें प्रतिपादित की गई थी उनकी चर्चा आनंदवर्धन और कुंतुक पहले ही कर चुके थे। तो काव्य शास्त्र के इन सभी सिद्धांतों के साथ ही संस्कृत के
छंदो विवेचन की धारा भी प्रचलित हुई। इसका सीधा संबंध काव्य के साथ ही था और आचार्यों में से किसी ने भी काव्य अंग के रूप में इसका विवेचन करना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि सामान्य रूप से ये सभी गद्य और पद्य दोनों को काव्य मानते थे। तो इसलिए ये जो धारा है ये भी वैदिक काल से चली आ रही थी। इनके आरंभिक रूप में वैदिक छंदों में इसको देखा जा सकता था। इन्हीं छंदों में आगे चल करके लौकिक संस्कृत के छंदों का विकास हुआ और वर्णिक छंदों के साथ लोगों ने मात्रिक छंदों का भी आविष्कार आरंभ कर दिया। इस प्रकार पिंगल के समय तक, पिंगल का समय कौन सा था? आदिकाल। वैदिक छंदों के अतिरिक्त वर्णिक और मात्रिक दो प्रकार के लौकिक छंद अस्तित्व में आए। आगे चल करके रीति के द्वारा इनकी संख्या ही निश्चित नहीं की गई। इसके लिए दंडक, विशेष रूप से वर्णिक दंडकों का भी प्रचलन आरंभ हो गया और इस प्रकार के छंदों का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ प्राकृत पैंगलम कहा जा सकता है। प्राकृत पैंगलम। तो यह तो बात रही काव्य शास्त्रीय पृष्ठभूमि की। इस काव्य की साहित्यिक पृष्ठभूमि भी कम पुष्ट नहीं कही जा सकती। ये कवि जिस परंपरा का अनुसरण कर रहे थे वह थी मुक्तकों की, और मुक्तकों की ये परंपरा हिंदी के जन्म से पूर्व संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के भीतर अविकल रूप से